बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटों और बेटियों। इंग्लिश का आज लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हमने लेक्चर नंबर 4 के पहले फेज़ में लेक्चर नंबर 4 का जो टेस्ट था जो आपको दिया गया था वो चेक करवाना है। और आज हमने स्टोरी के एंड पे, बुक के एंड पे जो सफ़ा नंबर 8 और 9 पे एक्सरसाइज दी हुई है वो हल करनी है, क्योंकि स्टोरी कल ख़त्म हो गई थी। तो चलें फिर, आई होप यू आर रेडी नाउ। तो हमें वो MCQs का जो टेस्ट दिया था वो हल करने लगे हैं। तो MCQ नंबर 1, वाई नार्मा वांटेड टू गेट मनी। एक बार फिर यहाँ क्वेश्चन में गलती हुई है। आप सबको पता है कि क्वेश्चन बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाहर आना चाहिए। तो होना क्या चाहिए था, वाई डिड नार्मा वांट टू गेट मनी। तो ये भी मिस प्रिंट हो गया। नार्मा पैसे क्यों हासिल करना चाहती है, आप गौर करें ना, क्यों हासिल करना चाहती थी। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, टू हेल्प द पुअर, टू लीव द हाउस, टू इम्प्रूव हर लाइफ स्टैंडर्ड, टू मैरी अगेन। तो इसका चार्ली होगा, टू इम्प्रूव हर लाइफ स्टाइल, चार्ली। नंबर 2, वेयर डिड नार्मा वांट अ कॉटेज। वो झोंपड़ी कहाँ हासिल करना चाहती थी, ऑन द आइलैंड, जजीरे पर। टू विच प्लेस डिड नार्मा वांट टू हैव अ ट्रिप। MCQ नंबर 3 है ये, किस जगह का वो दौरा करना चाहती थी, कहाँ की सैर करना चाहती थी, टू यूरोप, डेल्टा। अब आइए सिनोनिम्स की तरफ। नंबर 4 पे, इंडिकेट, इशारा करना, जाहिर करना। तो इसका बीटा है शो, बीटा। शडर्ड, कपकपा जाना, कांप जाना। तो इसका है ट्रेम्बल्ड, डेल्टा, डी पे आ जाए, ट्रेम्बल्ड, कांप गई। गार्डेड, गार्ड का माना आपको पता है, हिफाजत करने वाला, पहरा देने वाला। तो गार्डेड यहाँ है केयरफुल, हर वॉइस, हिज वॉइस वाज गार्डेड, उसकी आवाज़ बड़ी मोहतात थी, माना इसका मोहतात। और ये बीटा हो गया। इन्वॉल्व, मुलव्वस होना, शामिल होना। वो से कहता है ना अपनी बीवी से, आर्थर, कि वाई आर यू गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड, कि आप इस मसले में इतना क्यों कूदती जा रही हैं। तो इसका क्या होगा, चार्ली, इंक्लूडेड। डिसमे, डिसमे का माना उदासी, गम। तो सैडनेस, ग्लूम, यहाँ क्या है, सैडनेस, सी। वेगली, गैर वाज़े तौर पर, मुबहम अंदाज से। ऑब्सक्योरली, यहाँ क्या है इसका, अनक्लियरली, गैर वाज़े, बीटा। एवरेज, औसत, कॉमन पीपल क्या रद्द अमल का इजहार करेंगे। तो इसका क्या हो गया, चार्ली, सॉरी, इसका डेल्टा, डेल्टा, डी, कॉमन। आम लोग क्या रद्द अमल का इजहार करेंगे। अपना आप अपने अपने आंसर चेक कर लें कितने आपके सही हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दो चीज़ें हम कर रहे हैं, तीसरी मैं आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ कि ट्रांसलेशन आप ख़ुद से तैयार करें। इस बुक चैप्टर के पहले पहले दोनों पैरे बड़े अहम हैं और आखिरी हिस्सा भी अब्रप्टली से शुरू होकर एंड तक बहुत अहम है, क्योंकि पूरा लेसन डायलॉग की सूरत में है, इसलिए कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। उम्मीद है अब तक आपने लफ्ज़ों के माने तो अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अगर लफ्ज़ों के माने याद हो गए आपको उर्दू में और इंग्लिश में सिनोनिम भी तैयार हो गए तो ट्रांसलेशन कोई मुश्किल नहीं रहनी चाहिए। ताहम ये अब आपके ज़िम्मे है, अगर आपको है अपने एम से गर्ज तो आपको मेहनत करनी चाहिए और तैयार करना चाहिए। बाकी चीज़ें जो हैं इसमें से बुक में से आनी है वो ट्रांसलेशन है, वो आप करते जा रहे होंगे। 15 नंबर के शार्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं रोज़ाना बताता हूँ, वो हल्का से मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये जो एक्सरसाइज में सिर्फ यही नहीं आने, इनके अलावा भी आ सकते हैं। ताहम पहले फेज़ में आप एक्सरसाइज वाले तो कम से कम तैयार करते जाएं ना साथ साथ। तो ये जब इंशाल्लाह कॉलेज खुलेगा तो इनकी तैयारी होगी, आपके टेस्ट, रिटन टेस्ट लिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं आपको गाइड करता हूँ कि मेरे ज़बानी डिस्कस करने से, मैं डिस्कस तो करूँगा लेकिन वो चंदा फ़ायदा नहीं होना। आपको आइडिया हो जाएगा कि इस सवाल का क्या जवाब है। बदकिस्मती से हमारा एग्ज़ाम पाकिस्तान में मतलब रोट बेस्ड है, रटा पे चलता है। आप जितनी अच्छी अंग्रेज़ी में तैयार शुदा मटेरियल एग्जामिनर को देंगे
अच्छी हैंड राइटिंग में, साफ़ सुथरी प्रेजेंटेशन होगी, उतने अच्छे नंबर आते हैं। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन आपको तैयार शुदा मटेरियल उधर पेश करना होगा ताकि नंबर कहीं से भी ना कटे। आंसर से भी गर्ज है मुमकिन को, एक नंबर आपके मटेरियल का होता है और एक आपकी लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज से मुराद ये है कि स्पेलिंग की, टेंसेस की, पंक्चुएशन की कोई गलती ना हो। अगर वो एक गलती भी हो गई एक सवाल के जवाब में तो एक नंबर तो कट गया, बाकी बचा एक, उसमें से आपने देखना है कि आप कितने लेते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ से बहुत मोहतात होना चाहिए, लैंग्वेज भी और मटेरियल भी। तो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में वो भी एक्सरसाइज भी करते हैं, ठीक जी बच्चों। फिर बुक खोल लें, जो मेरे पास एडिशन है इसका पेज 8, ऊपर लिखा हुआ है एक्सरसाइजेज, और एक्सरसाइज में नंबर 1 ये MCQs हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर, वेयर डिड नारमा पुट द लैम चॉप्स। ये मैं पूछता रहा हूँ वक्तन फ़क्तन, पिछले आ चुके हैं। तो ये बीटा इन द ब्रॉयलर। नंबर 2, देयर वाज अ स्मॉल मैन, एक छोटे कद का आदमी खड़ा था। कहाँ था? डेल्टा इन द हॉलवे, राहदारी में, मेन गेट से आगे जो रास्ता है उसमें खड़ा था। वेयर वाज द की टू द बेल यूनिट डोम, तो वो घंटी वाले आले के गुंबद की चाबी कहाँ थी? नारमा से वो खुला नहीं था, तो चाबी कहाँ थी? चार्ली इन द सीड इनविलोप, मैंने बताया था इनविलोप पढ़ना, इनवेलप नहीं पढ़ना। तो उस सर्ब मोहर बंद लिफाफे के अंदर। व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर पुशिंग द बटन, बटन दबाने के एवज उनको मुआवजा, सिला, इनाम क्या मिलना था? $50,000 बीटा। What was the question of Narma that made Mr. Stewart embarrassed? नारमा ने क्या सवाल पूछा था जिससे मिस्टर स्टुअर्ट ज़रा बुखला सा गया था? तो डेल्टा है, हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो। छठा, व्हाट कुड हैव हैपेंड बाय पुशिंग द बटन, बटन दबाने से क्या हो जाना था? तो डेल्टा पे आ जाएं। समवेयर इन द वर्ल्ड सम अननोन पर्सन वुड डाई, दुनिया में कहीं कोई नामालूम शख्स मर जाएगा। 7, वाई डिडंट आर्थर एग्री टू द ऑफर ऑफ मिस्टर स्टुअर्ट फॉर पुशिंग द बटन, तो आर्थर नारमा का खामंद क्यों ना मुत्तफिक हुआ उसके साथ बटन दबाने के मामले में? क्यों नहीं मुत्तफिक हुआ? तो उसने 2 वजूहात बताई थी कि एक तो ये इमोरल है और ये कत्ल है, मर्डर है। तो इन चॉइसेस में जो दिया हुआ है वो है चार्ली। ही कंसिडर्ड द डेथ ऑफ सम अननोन पर्सन अ मर्डर, क्योंकि वो किसी नामालूम शख्स को मारना भी कत्ल ही समझता था। 8th पे आ जाएं। वाई वॉज द ऑफर ऑफ $50,000 अट्रैक्टिव फॉर नारमा, ये $50,000 की पेशकश नारमा के लिए दिलकश क्यों थी? क्यों थी बच्चों? कि शी वांटेड, शी हैड अ प्लान टू इम्प्रूव हर लाइफ, ये अल्फा है, पहला शी हैड अ प्लान टू इम्प्रूव हर लाइफ, उसका मंसूबा था कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, लाइफस्टाइल बेहतर करे। ये भी मैंने पहले पूछ लिया हुआ है आपसे। हु इन नार्माज ओपिनियन वाज द रिसर्चर, नारमा की राय में ये तहकीक करने वाला था कौन? बीटा इसका जवाब, एन एक्सेंट्रिक मिलियनर, एक खबती लाखपति था वो उसके नज़दीक। तो अब आ जाए अगले पेज पे बच्चों। अगला पेज 9, उस पे लास्ट है आपका MCQ। वाई डिडंट नार्मा टेक द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर स्टुअर्ट। डिडंट नहीं पढ़ते, टी नहीं बोलते, डिडंट पढ़ना है, टी आखिरी नहीं बोला जाता। और दूसरा कंप्लाई विद का माना पूरा उतरना, कैरी आउट, कन्फॉर्म टू, कंसेंट रजामंदी। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। वाई डिडंट नार्मा टेक द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, हाँ ये भी हस्बैंड है, हस्बैंड नहीं पढ़ना, सीन की आवाज़ नहीं, जी साउंड निकलनी चाहिए। तो नार्मा ने अपने खामंद की रजामंदी क्यों ना ली
टू कंप्लाई विद, अमल करने से पहले, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर स्टुअर्ट, मिस्टर स्टुअर्ट की हिदायत पर अमल करने से पहले उसने अपने खामद से इजाज़त क्यों नहीं ली? क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें देखें चार्ली भी दुरुस्त है, डेल्टा भी दुरुस्त है। चार्ली है ही कंसिडर्ड इट अ मर्डर, वो इसको एक कत्ल समझता था। और डेल्टा क्या है? ही कंसिडर्ड इट इमोरल टू किल सम अननोन पर्सन फॉर द सेक ऑफ मनी, वो पैसे के लिए किसी नामालूम शख्स को कत्ल करना एक गैर अखलाकी काम समझता था। तो इन दोनों में से बेटर क्या होगा? अब डेल्टा कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों? ये थे आपके MCQs। अब जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 पे, मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये मैं बताता चलूँ कि शुरू में जब ये सिलेबस चेंज हुआ तो ये ट्रू फॉल्स पेपर में आते थे, अब आपके कोर्स में शामिल नहीं। ताहम आप अपने तौर पर इनको ज़रूर हल करें क्योंकि इनमें से कोई MCQ बन सकता है। इसी तरह ज़रा नीचे चले जाएं, पेज 9 के एंड पर जो दिया हुआ है ना, राइट डाउन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 150 वर्ड्स, के इन सवालों का जवाब 100 से 150 अल्फाज में दीजिए। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी अब आपके इस कोर्स में शामिल नहीं, पेपर में नहीं आने। ठीक हो गया? अब आना क्या है? वो क्वेश्चन नंबर 3 वाले शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ आने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर हो सके तो कहीं से ना आप किसी हेल्प बुक से एंड पे क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें, वहाँ दिया हुआ होता है कि आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस इन 3 to 4 लाइन्स, 3 से 4 लाइनों में इसका जवाब दीजिए। तो बच्चों ये बहुत अहम सवाल है, इसमें आपको अपनी अंग्रेज़ी लिखना पड़ती है, तो इसलिए ज़रा ये मुश्किल भी कंसिडर होता है। तो इसका तरीक़ेकार क्या है? बस बहुत लंबा ना हो और बहुत बिल्कुल छोटा भी ना हो। मसलन आप एक लाइन में अगर आप आंसर लिख देते हैं तो उसके 2 नंबर तो मिलने से रहे, तो वो तो ऑब्जेक्टिव ही हो गया। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 3-4 लाइनें हों। बहुत लंबा हो तो उसमें गलतियों का इम्कान रहता है। अब गलती की पेनल्टी आपको लग जानी है। एक गलती भी हुई तो 1 नंबर कट गया, खा जितना खूबसूरत, जितना अच्छा, जितनी मोटी मोटी अंग्रेज़ी लिखी हुई हो। इसलिए सिंपल इंग्लिश में इनके जवाब लिखेंगे आप, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आना है। मैं इसको डिस्कस तो करता हूँ, लेकिन आप ज़रा पेज पलटें और आगे पेज नंबर 10 पे आ जाएं। 10 पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी है कनेक्ट पार्ट ऑफ कॉलम 1 विद द रेलेवेंट पार्ट ऑफ कॉलम 2 एक्स्ट्रा। ये भी आपके पेपर में शामिल नहीं है। क्वेश्चन 6 पे आ जाएं। ये जो यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, ये आपके कोर्स में है तो सही, पेपर में आने तो है, लेकिन ये जनरल होंगे और इससे खासे म्यारी होंगे, लिहाजा इनको भी करने की यहाँ ज़रूरत नहीं। ये अलग से जब करेक्ट यूज़ ऑफ टेंस, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह मशक़ें करेंगे। ये आपके मैट्रिक में भी था, तो अब ये FSC में भी फर्स्ट ईयर में है। ये तो जान नहीं छोड़नी इन्होंने टेंसेज ने, ये तो हमेशा हमेशा साथ रहने। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएँ, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स। जो ये तो आनी है पेपर में, लेकिन ये मैं पंक्चुएशन पढ़ाऊँगा फिर हम डिस्कस करेंगे। ये आप इसकी तस्वीर आप खुद से करके पीछे देख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक में आपने कुछ ना कुछ तो पंक्चुएशन पढ़ी हुई है। तो आप ये देख लें कैपिटल लेटर कहाँ आना है, कॉमे कहाँ क्लोज होने हैं, ये कुछ ना कुछ आपको आइडिया है, लेकिन ये दोबारा पढ़ी जाएगी फिर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द फॉलोइंग लाइन्स इन इनडायरेक्ट नरेशन। ये भी आपको पेपर में नहीं आने, इसलिए जो जो पेपर में आना है उसमें से हम 2 चीज़ें इधर इन दिनों कर रहे हैं। MCQs और सिनोनिम वगैरह वो करते जा रहे हैं और ट्रांसलेशन भी एक तरह से हो रही है। शॉर्ट क्वेश्चंस को हम अब डिस्कस करते हैं। वो मेरा तरीका क्या होगा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा और आप भी यही करें कि जो आप अपनी मदर टंग में, अपनी लैंग्वेज में सोचें, उर्दू में सोचें, लिख लें बेशक उर्दू में उसका जो जवाब बनता है, फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, बजाय इसके के रट्टे लगाते फिरें। फिर भी अगर आपको ये याद ही करने हैं तो हम जो किताब सजेस्ट करते हैं यहाँ अपने FSC के बच्चों के लिए, इधर खानपुर में वो कैप्टन जाहिद राइटर हैं, उनकी किताब आप ले लीजिएगा।
वो टॉपर्स इंग्लिश इस पे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव शॉर्ट स्टोरीज प्लेज यानी फर्स्ट ईयर के नोट्स ले लें, उसमें फिर कंप्रीहेंसिव सब कुछ दिया हुआ है। ये मैं जवाब लिखवा तो सकता हूँ, लेकिन इसमें ज़ाहिर है आपकी गलतियाँ अब लिखेंगे कैसे, फिर उसी में गलतियाँ होंगी। तो राइटर्स ने सोच समझ के लिखा हुआ है, इस पर बहुत वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक बात और वाज़ेह हो जाए कि क्या सिर्फ यही सवाल आने हैं। मैं बता चुका हूँ कि ये तो आ ही सकते हैं, लेकिन इनके अलावा भी वो कोई भी मुमकिन सवाल अंदर से भी बना सकता है। तो हम अब सवालों के जवाब डिस्कस करने लगे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, आप भी सोचें। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन 3 का जो आगे दिया हुआ छोटा नंबर 1, वाई डिड नार्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टुअर्ट ऑफेंसिव। ऑफेंसिव इरिटेटिंग, चिढ़ाने वाला, गुस्सा दिलाने वाला। नार्मा को मिस्टर स्टुअर्ट का लहजा, टोन और रवैया क्यों बुरा लगा, क्यों बुरा लगा था। आप देख रहे हैं कि नार्मा ने जब वो छोटे कद के आदमी को देखा था तो उसकी मुस्कुराहट आने लगी थी, जिसको उसने कंट्रोल कर लिया था। दरअसल वो समझ रही है कि ये कोई सेल्स पिच है, यानी चीज़ें बेचने के लिए ये कोई कायल करने की कोशिश किया जा रहा है। पिच का माना मैंने बताया था कि ये कोई क्रिकेट की पिच नहीं, यहाँ आवाज़ की टोन नहीं, सेल्स पिच इकट्ठा इस्तेमाल होता है और उसका माना है कि कोई चीज़ बेचने के लिए जो अपनी प्रोडक्ट की, अपनी चीज़ की तारीफ़ की जाती है, तारफ़ करवाया जाता है कि इसकी ये खूबियाँ खामियाँ हैं, इस गुफ्तगू को सेल्स पिच कहते हैं। तो नार्मा ये समझ रही थी और स्टुअर्ट जो है वो ज़रा चिमटा ही जा रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, मैंने अंदर आना है, 1-2 मिनट अंदर आ लेने दो, ये इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन। तो इसलिए उसको कोई इतना अच्छा नहीं लगा। तो जवाब आप शुरू विकास से नहीं कर देंगे, तरीका यही होगा कि आप इस सवाल को भी थोड़ा सा रिपीट करें, इसका रेलेवेंट हिस्सा, और यूँ करेंगे, नार्मा कंसिडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टुअर्ट ऑफेंसिव बिकॉज, यहाँ से आपका जवाब शुरू हो रहा है। नार्मा कंसिडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टुअर्ट ऑफेंसिव बिकॉज शी थॉट दैट इट वाज अ सेल्स पिच। She thought that Mr. Stewart had come to sell something and she hadn't anything to buy. She didn't want to buy anything. And he was insistent on entering the house and talking to them. That is why she took it ill and she didn't want him to come in. Question number 2. Why did Arthur disagree with his wife? Arthur अपनी बीवी से मुत्तफिक क्यों ना हुआ? तो बच्चों हमें पता है ये बड़ा लंबा चौड़ा हम डिस्कस करते चले आए हैं MCQs में भी और बाकी भी। तो क्यों नहीं मुत्तफिक हुआ था? कि उसके नज़दीक पैसे की खातर किसी को भी मारना ये इमोरल एक्ट है और कत्ल है। तो आंसर क्या होगा? आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ बिकॉज टू हिम किलिंग ऑफ एनी पर्सन फॉर द सेक ऑफ मनी was a murder and an immoral act, so he didn't agree with his wife. Question 3. Why did Norma try to persuade her husband to agree with her? Persuade, तरगीब देना। नार्मा ने अपने खामद को क्यों तरगीब दी कि उसके साथ इत्तेफाक करे, उसकी बात मान जाए? आंसर क्या होगा बच्चों? कि वो एक लालची औरत है, नंबर 1। नंबर 2, वो समझती कि मौका कुदरती मिला है। और नंबर 3 ये है कि वो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहती है, इसलिए उसके नज़दीक ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है। तो नार्मा tried to persuade her husband to agree with her because she was a greedy woman and she wanted to improve her lifestyle. She wanted to have a better house, a nicer apartment, nicer furniture, a car, etc. So she kept on persuading her husband to agree with her. Question 4. What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? उसने दलाइल क्या दिए, वजूहात क्या बताईं उसको, अपने खामद को, कि उसकी पेशकश कबूल कर ले और उसके साथ मुत्तफिक हो जाए। तो क्या दलाइल दिए थे? उसने ये कहा था कि ये ऑफ़र जेन्युइन हो सकती है, ये कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है, ये महज वो कोई डेटा
कलेक्ट करने के लिए होगा, सचमुच थोड़ा वो कत्ल करेंगे। और ये कि कत्ल होने वाले को हम जानते भी नहीं होंगे और हमारा लाइफस्टाइल भी बेहतर हो जाएगा, हम सारी चीज़ें ये करेंगे। तो ये सारी बातें इसके जवाब में आ सकती हैं। तो इसका आसान तरीका ये होगा इस सवाल का जवाब देने के लिए कि आप 1 2 3 4 करके कर दें। नारमा गेव द फॉलोइंग रीजंस, यूं जवाब लिखेंगे ना, नारमा गेव द फॉलोइंग रीजंस टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। नंबर 1, शी थॉट that it was merely a research project, that they were doing all this in order to know the reactions of the people, whether there would be guilt, anxiety, whatever. And secondly, she thought that perhaps some eccentric millionaire, some crazy millionaire was playing games with the people. So, thirdly, Narma thought that the money could help them improve their lot, improve their lifestyle. They could have better house, better furniture, a car, etc. They could fulfill their dreams of having a visit to Europe and having a cottage on the island. So only money could have helped them fulfill their cherished wishes and dreams. Question 5. Why did Mr. Stewart continue persuading Narma? परसुएड तरगीब देना, मिस्टर स्टुअर्ट ने नारमा को तरगीब देना जारी क्यों रखा? बच्चों, अगर आपने स्टोरी गौर से पढ़ी हो तो याद होगा जब मिस्टर स्टुअर्ट ने ये बताया था कि इफ़ यू पुश द बटन सम अननोन पर्सन वुड डाई समवेयर रिटर्न फॉर विच यू वुड गेट $50,000, तो उस वक्त नारमा ने उसको घूर के देखा था और वो आगे से मुस्कुरा रहा था। वो माहिर नफ्सियात है, वो भांप गया था कि ये ग्रीडी औरत है और ये अच्छा शिकार है, तो जाल में फंस सकती है, चक्कर में आ सकती है, तो लालच बुरी बला है। तो उसके तहत उसने उसको जारी रखा। तो आंसर क्या होगा कि मिस्टर स्टुअर्ट कंटिन्यूड परसुएडिंग नार्मा बिकॉज while talking to them at the table he had seen some germs of greed in her. He knew that she would swallow the bait. Swallow the bait? धोखा खा देना, वो चक्कर में आ जाएगी। That is why he continued persuading her. Secondly, it was Narma who had telephoned him. He had not contacted Narma second time. Narma had located the number by joining the edges together, and she had herself telephoned. That is why he came to know that she was an easy prey. Question 6. What was the message Narma received on pushing the button? बटन दबाने पर नारमा को क्या मैसेज मिला, क्या पैगाम मिला? On pushing the button, Narma received a telephone call. They told her that they were talking from Lenox Hill Hospital, and she was also informed that Arthur had been pushed by the shoving crowd in front of the train and he had been killed. It was a very horrible news for Narma. She couldn't believe it at first, but then it was a fact. What is the significance of Arthur's life insurance policy? Question number 7. Significance अहमियत, आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ज़िंदगी की बीमा पॉलिसी की अहमियत क्या है? तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जो $25,000 की बीमा की पॉलिसी उसने ख़रीद रखी हुई थी और वो एक्सीडेंटल मौत की सूरत में डबल रकम हो जाना थी। तो ये अब $50,000 नार्मा को मिलेंगे और ये वही रकम है जिसका वादा उसने किया था मिस्टर स्टुअर्ट में। तो Arthur's life insurance policy is very significant because it was for $25,000 and the amount was to be doubled in case of accidental death. So now Narma is going to receive $50,000, which is exactly the amount promised by Mr. Stewart. Now she is going to receive $50,000. Question 7. Did Narma remain normal on hearing the news of the accident of her husband? क्या नारमा अपने खामंद की उसकी एक्सीडेंट की खबर सुनकर नॉर्मल रही? तो जवाब होगा नो।
Norma didn't remain normal on hearing the news of the accident of her husband. She couldn't believe. She felt it unreal. She felt something cold was pressing on her skull. A chill of horror swept across her body, and she could hardly move. Her body was numb. She stood on her feet with a great difficulty and went to the kitchen. There she started smashing the button unit on the sink edge. She also got her finger injured without knowing, but then it was now useless to cry over spilt milk. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ हल्का फुल्का सा ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं. ये ज़रूरी नहीं कि आप यही अल्फाज लिखें, आप बुक से भी मदद ले सकते हैं. असल टेक्स्ट बुक सबसे कीमती शय है. इससे मटेरियल, इसके एग्जैक्ट लफ्ज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, और हेल्प बुक से मदद लेके इनको भी तैयार करते जाएं. तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो. कल इंशाअल्लाह हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे. खुदा हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.